हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका जो अगला टॉपिक है छंद, ठीक है, उसे देखते हैं। चलिए बात आती सबसे पहले छंद आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। जो रचना नियत वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, विराम आदि को ध्यान में रख कर की जाती है छंद कहलाती है। अगर या हम सरल भाषा में और समझें तो ऐसे कह सकते हैं वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, विराम आदि अगर एक नियम में ढले हों तो आपके क्या कहलाएंगे? छंद कहलाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। आखिर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। समस्त स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी जितने भी आपके स्वर और व्यंजन हैं सभी आपके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण का ही दूसरा नाम आपका क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, ठीक है। अक्षर भी इसी को कह सकते हैं और ध्वनि भी इसी को कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात आती है लघु, जिसे ह्रस्व भी बोलते हैं, ठीक है। लघु को क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जो वर्ण धीरे से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ह्रस्व या लघु वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, चंद्रबिंदी, ये नीचे रहा आपका क्र, या फिर ये वाला, ये जरूरी नहीं का के नीचे ही हो, किसी भी वर्ड के नीचे अगर ये रहा है या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, तब भी वो किस में आ जाएगा? आपका ह्रस्व ध्वनियों में आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका गुरु, जिसे दीर्घ भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात जो जोर से बोले जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग की बिंदी भी हो जाएगी और आपकी विसर्गें भी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मात्रा जो होती है, इनकी ह्रस्व की हम मात्रा जो है ऐसे लिखेंगे और इसे हमेशा कितना गिनेंगे? एक गिनेंगे, ठीक है। और दीर्घ की मात्रा आपकी ये होती है, इसे जिसे हम गुरु बोलते हैं, और इसे हमेशा कितने गिनेंगे? 2 गिनेंगे। अगला है आपका पॉइंट है पद। पद किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद के कम से कम 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को पद, पाद अथवा चरण कहते हैं। यानी एक छंद के कम से कम 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? पद भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं और चरण भी कह सकते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ढलता सूरज देख के, फिर अल्प विराम लगा हुआ है, चकई दीनी ही रोए, चल चकवा वही देश मां, यहां पे फिर अल्प विराम है, रैन जहां नहीं होए। तो अल्प विराम से पहले वाला एक भाग आपका ये हो गया, दूसरा वाला आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया। तो कुल कितने चरण हैं? 4 चरण हैं और इन्हें ही चरण, पद या पाद भी कहते हैं। अगला आता है आपका यति। यति किसे कहते हैं? छंद को पढ़ते समय बीच बीच रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहते हैं, ठीक है। जहां भी हम छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ढलता सूरज देख के चकई दीनी रोए। ढलता सूरज देख के, अब यहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, चकई दीनी रोए, यहां फिर हम रुक गए। तो यही रुकने के स्थान जो रुका गया है, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम यति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो ये भी आपके यति में ही आ जाएंगे, ठीक। जो ये आपके देखो एग्जाम्पल, जितने भी विराम हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? यति में आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपका आता है तुक। छंद में पदों के अंत के अक्षरों की जो समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तुक। यानी छंद के जो अंतिम जो पद हैं उन्हें एक समान हो, एक जैसे हो, उन्हें क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। जैसे ढलता सूरज देख के चकही दीनी रोए और चल चकवा वही देश मां, रैन जहां नहीं होए।
अंत के पद रोए होए, तो ये क्या है, एक समान है, लय है, तुक है, तो यहां पे तुकबंदी हो रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। गति, गति किसे कहते हैं, छंद के विशेष प्रकार के बोलने के ढंग या उसके प्रवाह या लय को गति कहते हैं। या अगर हम कहें कि छंद पढ़ते समय कहीं ऐसा ना आए, कोई चिन्ह ऐसा ना हो जहां हमें रुकना पड़े, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे यहां पर मान लो आपका अल्प विराम नहीं है, यानी कोई विराम नहीं है, ऐसी कोई मात्रा नहीं जहां हमें रुकना पड़े। ढलता सूरज देख के चकई दीनी रोए, तो हमें थोड़ी देर के लिए भी रुकना नहीं पड़ा। जब नहीं रुकना पड़ा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी गति हो गई, अब देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है आपका मुक्तक छंद। पहला है मात्रिक छंद। देखेंगे मात्राओं की गणना पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा छंद होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जो आपके मात्रिक छंद हैं वो आपके 3 होते हैं, इनके 3 भाग हैं। नंबर 1 है सममात्रिक छंद, बी है अर्ध सममात्रिक छंद और सी है विषम मात्रिक छंद। देखेंगे ये सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक होते क्या हैं। चलिए देखते हैं सममात्रिक छंद क्या होते हैं। सममात्रिक छंदों में आपके 4 चरण दिए गए हैं, जैसे कि ये दिए गए हैं। तो चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी, पहले में भी उतनी होंगी, दूसरे में भी उतनी होंगी, तीसरे में और चौथे में, यानी सभी में बराबर बराबर मात्राएं होंगी, तो उन्हें क्या कहेंगे, सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है, आधे आधे चरणों में बराबर बराबर मात्राएं, जैसे पहले तीसरे बराबर बराबर होंगी, दूसरे चौथे में बराबर बराबर मात्राएं होंगी, तो आपका कहलाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम सममात्रिक छंद क्या होता है कि चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होंगी, तो कहलाएगा आपका विषम मात्रिक छंद। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आपके जो मात्रिक छंद होते हैं वो आपके दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है, कई सारे होते हैं। उन्हीं में हम आपको सबसे पहले देखेंगे दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद क्या होता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण दिए गए हैं। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। चलिए गिनते हैं। ठीक है, गिन के देखते हैं आखिर में कैसे मात्राओं से पता लगाते हैं कि ये मात्रिक छंद है कि आपका वर्णिक छंद है या फिर मुक्तक छंद है। चलिए जैसे लिखा है ढ ल ता, अब यहां पे दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ यानी गुरु आ जाएगा, ह्रस्व है तो ये वाली मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, ऐसे ही गिनते हैं। सूरज देखी के, ठीक, चल चक वा वही देश। चलिए गिनते हैं, क्या इन दोनों में 13-13 मात्राएं हैं, 1 2, और इसे हमेशा 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, तो यहां पर आपकी 13-13 ये मात्राएं हो गई। ठीक है, इधर तो ठीक है। अब इधर देखते हैं, चक ई दीन ही रोए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, रेन जहां नहीं होए, तो 3 3 6 7 8 9 10 और 1 11, तो यहां पर कितनी कितनी हो गई आपकी, 11-11 हो गई। क्लियर हुआ? तो दोहा छंद में कुल 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी कुल 11-11 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, आपका दूसरा है सोरठा छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसमें 4 चरण होते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। यानी सोरठा जो छंद है किसका उल्टा है? दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए गिनते हैं। फूले, फरे, न वैत, इसमें देखते हैं मूरख, हृदय, न चेत। देखिए क्या 11-11 इन दोनों में 11-11 हैं, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो टोटल यहां पर कितनी हो गई? 11-11। यहां तो क्लियर है। अब इधर भी देख लेते हैं क्या 13-13 हैं। यद्यपि सुधा वरसहि जलद, ठीक, जेहि गुरु मेलहि वे रचि सम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इसमें 13 हैं। इसमें भी देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यहां भी 13 हैं। यानी दोहे में क्या होता है? कुल 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में आपकी कुल कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या होता है? इसमें 4 चरण तो होते हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में आपकी 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा क्या होता है? आपका सोरठा होता है। क्लियर है? चलिए यहां पर आपके जो 2 मैंने आपको एक दोहा करा दिया है और सोरठा छंद करा दिया है। इसी क्रम में हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।